जी बेटा, हमारे तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक बात क्लियर है? जी, जितने भी हमारे बच्चे हैं, मैं सबसे मुखातिब हूँ इस वक्त, तमाम स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। हाँ बच्चों, तो मैं इस बात को जल्दी से, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो एक दफा रिपीट कर दूं कि मेरे बेटा कंसीडर हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में आपको ये पता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, टकराने से पहले का मोमेंटम दोनों बॉडीज का बराबर होता है टकराने के बाद के मोमेंटम के। और आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, ये बात आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती और मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हमने कंसीडर कर लिए दो स्फेरिकल बॉडीज M1 एंड M2, और जिनके मासेस क्या है मैंने बता दिए, M1 M2 मूविंग विद देयर इनिशियल वेलोसिटीज। बेटा टकराने से पहले पहले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, U1, और दूसरी वाले की क्या है, U2। दोनों के मासेस डिफरेंट हो सकते हैं, एक की वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है, एक की कम हो सकती है, तो ज्यादा वाली अपनी वेलोसिटी दूसरी वाले को ट्रांसफर कर देगी तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। Therefore, the total momentum before collision, टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम होगा बेटा, पहली बॉडी का बताएं मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, तो M1U1, दूसरी बॉडी M2U2। सिमिलरली टकराने के बाद क्या होगा, आफ्टर द कोलिजन, टकराने के बाद क्या होगा बेटा, आफ्टर द कोलिजन द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज इज V1 एंड V2। तो टकराने के बाद का मोमेंटम क्या होगा आफ्टर द कोलिजन, M1V1 प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी प्लस M2V2। ठीक है मेरे बेटा। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में अगर ये परफॉर्मेंस हो रही है तो टकराने से पहले का मोमेंटम बराबर ही रहेगा टकराने के बाद के मोमेंटम के। और बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, बैरूनी की कोई नहीं होती। तो फिर इसके बाद जो अगला स्टेप है बताइएगा, ड्यूरिंग द कोलिजन। बेटा कोलिजन के दौरान क्या होगा, कोलिजन के दौरान क्या होगा मेरे बेटा, फर्स्ट वन बॉडी किसके ऊपर फोर्स लगाएगी, सेकंड वन पर। तो ये 2 पहले लिखा है, 1 बाद में लिखा हुआ है, मतलब सेकंड वन के ऊपर फोर्स लग रही है। किसके ऊपर फोर्स लग रही है, के ऊपर फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है, फर्स्ट वन बॉडी। बराबर जवाबी कार्रवाई में क्या होगा, इक्वली फिर सेकंड वन फोर्स लगाएगा, सेकंड वन बॉडी फोर्स लगाएगी किसके ऊपर, फर्स्ट वन के ऊपर। लेकिन बताएं न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। इसने एक को प्लस का और एक को क्या कहा, माइनस का। तो बेटा ये मैंने लिखा, ड्यूरिंग द कोलिजन द मास M1 मास किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, एक्सर्ट फोर्स ऑन द मास M2। एज अ रिएक्शन द मास M2 जो मास M2 मास जो है वो आल्सो वो भी एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑन द मास M1। इज इट क्लियर मेरे बेटा? यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? ये मैंने दूसरी दफा रिपीट भी कर दिए पॉइंट। अब बेटा मैं जो अगली बात करने जा रहा हूँ यहाँ लिखने जा रहा हूँ। अब मुझे आप एक बात बताइए, आप लोगों को मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था इसी में मोमेंटम से पहले, मोमेंटम का न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तमाम स्टूडेंट्स को याद होगा बेटा, जब भी कोई मास या जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो फोर्स लगने के नतीजे में आप ये बात जानते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। याद कीजिए, ये मैं यहाँ रफ एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फोर्स बराबर होती है चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, F इज इक्वल्स टू M। A का मतलब आपको पता है क्या होता है, VF माइनस VI अपॉन T। तो व्हाट इज MVF और MVI? M जब VF से मल्टीप्लाई होगा तो ये फाइनल मोमेंटम, और MVI से मल्टीप्लाई होगा तो इनिशियल मोमेंटम। तो मेरे बेटा चेंज ऑफ मोमेंटम, आपको ये बात मैं पढ़ा चुका हूं कि फोर्स किसके बराबर होती है मेरे बेटा, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब ये बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगी, मतलब जब फर्स्ट वन बॉडी सेकंड वन पर फोर्स अप्लाई करेगी, तो बताइए सेकंड बॉडी के अंदर क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। फिर जब सेकंड वाली बॉडी फर्स्ट वन के ऊपर फोर्स लगाएगी तो बताएं फर्स्ट वन के अंदर क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। क्या ये बात आपको याद है मेरे बेटा? ये चीज हमने पढ़ी थी। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग, जब दोनों बॉडीज आपस में इंटरेक्ट होंगी, टकराएंगी, अकॉर्डिंग टू द कौन सा लॉ बेटा, न्यूटन्स
अकॉर्डिंग टू, बहुत ऊपर चला गया क्या? अकॉर्डिंग टू, थोड़ा सा ऊपर चला गया। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, according to the Newton's, जी बेटा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बताएं न्यूटन्स के थर्ड लॉ के मुताबिक बेटा क्या होगा? सेकेंड वाली बॉडी के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? सेकेंड वाली बॉडी के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? फर्स्ट वन एज अ रिएक्शन। फिर बताइएगा फर्स्ट वन बॉडी के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? सेकेंड वन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। मतलब एक्शन फोर्स बराबर है रिएक्शन फोर्स, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक प्लस और एक माइनस। ये सेकंड वन का मतलब क्या है? सेकंड वन का मतलब क्या है? यानी कि सेकंड बॉडी के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है बेटा? फर्स्ट वन। तो जब सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी तो बताएं सेकंड बॉडी के अंदर चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। तो सेकंड बॉडी के अंदर चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे आएगा मेरे बेटा? सेकंड बॉडी के अंदर चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे आएगा? जवाब दीजिए। चेंज ऑफ मोमेंटम यहां लिख रहा हूं, सेकंड बॉडी का चेंज, सेकंड बॉडी का चेंज। तो कैसे लिखूं सेकंड बॉडी? बताइए m2। सेकंड बॉडी की बात हो रही है, सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है। बताएं कौन फोर्स लगा रहा है? फर्स्ट वन। तो जब फोर्स लगेगी तो बताएं क्या होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम। तो m2। बताइएगा सेकंड बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी क्या है? v2। ये लिख दिया मैंने v2 माइनस, बताइए इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी बेटा क्या होगा? u2। और डिनोमिनेटर में बताएं क्या लिखा हुआ है? t लिखा हुआ है, ये लिख दिया मैंने, इक्विवेलेंट टू, फिर ये वन, मतलब फर्स्ट वन के ऊपर फोर्स लग रही है बेटा, पहली बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है। बताएं कौन अप्लाई कर रहा है? सेकंड बॉडी फोर्स अप्लाई कर रही है। तो बेटा फर्स्ट वन बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगी, तो फर्स्ट वन बॉडी का के ऊपर जो फोर्स लगेगी, तो फर्स्ट वन बॉडी का चेंज ऑफ मोमेंटम निकालिए। फर्स्ट वन बॉडी, तो फर्स्ट वन बॉडी तो m1। आगे बताइए, बताएं क्या लिखूं मैं? यस, v1 माइनस u1 अपॉन t। लेकिन बताइए साइन है मेरे बेटा, माइनस साइन है, तो उस माइनस साइन को बाकायदा तौर पर प्रॉपर लिखा जाएगा, इक्विवेलेंट टू फॉर्मूले का माइनस साइन। आगे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, जो कुछ भी लिखूंगा बहुत तवज्जो से देखिएगा। फर्स्ट वन m1 v1 माइनस u1 और डिवाइड बाय t। क्या निकल गया? अबे दो हर चला गया। अच्छा, फिर दोबारा बेटा मैं थोड़ा सा इधर करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, ताकि नजर आए तमाम स्टूडेंट्स को। मेरी बात बहुत तवज्जो सुनिए तमाम बच्चों ने, फिर रिकॉल कर रहा हूँ। बताइए सेकंड वन के ऊपर फोर्स लग रही है, सेकंड वन के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? फर्स्ट वन। तो जब सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी, बताएं वहां चेंज ऑफ मोमेंटम होगा या नहीं होगा? होगा ना। सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, तो सेकंड बॉडी m2, सेकंड बॉडी का चेंज ऑफ मोमेंटम सेकंड बॉडी v2, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी सेकंड बॉडी की? v2। सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? बताएं u2। समझ में आ गई बात? डिवाइड बाय t, फिर इक्विवेलेंट, फिर ये फॉर्मूले का माइनस साइन। फिर बताइए फर्स्ट वन के ऊपर फोर्स लग रही है, फर्स्ट वन के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? सेकंड वन। फिर जल्दी बताएं बेटा, फर्स्ट वन m1, क्या लिखूं? v1 माइनस u1 डिवाइड बाय t। बताएं t से t क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, m2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ब्रैकेट से, m2 v2 प्लस माइनस माइनस m2 u2। फिर आइए माइनस प्लस, ये माइनस से ओपन करेंगे पूरा, ये बताएं माइनस प्लस माइनस, ये m1 v1, फिर बताएं माइनस माइनस प्लस m1 u1। ठीक है मेरे बेटा, अब अरेंज कर लेते हैं, अब अरेंज कर लेते हैं। बताइए माइनस वाली टर्म उधर चली जाएगी तो क्या होगा? प्लस हो जाएगी, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्विवेलेंट। फिर यहाँ राइट साइड पे बताइए m1 u1, ये माइनस जब इधर आएगा तो बताएं क्या हो जाएगा? प्लस m2 u2। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं,
और करके क्या लिख सकते हैं बताइए, m1u1 प्लस m2u2 इक्विवेलेंट टू m1v1 प्लस m2v2। ये बेटा हमने प्रूव कर दिया पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बताइए तमाम स्टूडेंट्स को ये क्लियर हुआ? तमाम हमारे स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे मुखातिब हूँ, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स बेटा जल्दी बताइए, हमारे तमाम बच्चे जितने भी हैं, सुमैका, अली अहमद, अहमद रियाज, अहमद खान, अली अहमद, जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमारे तमाम स्टूडेंट्स, हसन अब्बास, राबियान, रफिया, राफिया, अक्सा, फातिमा, मेरे तमाम स्टूडेंट्स, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वजीहा, वरीशा, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स हैं बेटा, क्लियर है? सुमैका, सुमैका बेटा क्लियर हुआ आपको? सुमैका बेटा, जी बेटा जल्दी बताएं तमाम मेरे बच्चे। लास्ट स्टेप सही से नजर नहीं आ रहा, अहमद रियाज कह रहे हैं सर लास्ट स्टेप सही से नजर नहीं आ रहा। मेरे बेटा लास्ट स्टेप ये वाला, ये देखो, लास्ट स्टेप नजर नहीं आ रहा सही से, आप बताओ। अभी एक मिनट, हमारे सर जो है वो कैमरा आपके लिए बेटा कर रही हैं, ठीक कर रही हैं, पूरी एफर्ट की जाती है आपके साथ कि बोर्ड का कोई मसला ना हो, आवाज का कोई मसला ना हो, नेट का कोई मसला ना हो, हर चीज। अच्छा मैं सेकंड लास्ट स्टेप दोबारा समझा देता हूँ तमाम बच्चों को, कोई मसले की बात नहीं है, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। जरा कैमरा सही कर लें बेटा, हम लोग कैमरा सही कर लेंगे। अच्छा बेटा मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? हाँ बेटा ब्लड हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा, अभी अभी ठीक हो जाएगा। आप बताइए, बिल्कुल सही होगी जी। अब तमाम स्टूडेंट्स बताइए, बोर्ड क्लियर है? जी बेटा बोर्ड क्लियर है, सबसे पहले तो बताएं बोर्ड क्लियर है, रिप्लाई कीजिए जल्दी से, बोर्ड क्लियर हो रहा है, साफ नजर आ रहा है बोर्ड तमाम स्टूडेंट्स को? हाँ भाई बोर्ड क्लियर है। महद, एम महद बेटा, महद बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है आपको? क्लियर है, तमाम बच्चों को क्लियर है, वो कह रहे हैं। सेकंड लास्ट स्टेप समझा रहा हूं, उससे पहले दोबारा एक दफा रिवीजन कर देते हैं कि जब दोनों बॉडीज आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? पहली वाली बॉडी किसके ऊपर फोर्स लगाएगी? दूसरी पर। तो ये 2-1 का मतलब क्या है? दूसरी बॉडी पर फोर्स लग रही है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकंड बॉडी। फोर्स किसके ऊपर लग रही है? सेकंड बॉडी के ऊपर। कौन लगा रहा है? फर्स्ट वन। तो बताइए जब फोर्स लगती है, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, उस बॉडी के अंदर क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम होता है। जब भी फोर्स लगेगी जिस बॉडी पर, तो सेकंड बॉडी पर जब फोर्स लगेगी तो बेटा सेकंड बॉडी पे क्या होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम होगा। तो सेकंड बॉडी का चेंज कैसे निकालेंगे? बताएं। सेकंड बॉडी मास, सेकंड बॉडी के साथ m2 आ जाएगा, और सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कौन सी थी? ये रही v2। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी थी बेटा? ये रही u2, और डिवाइड बाय t बराबर हो जाएगा, ये फॉर्मूला बराबर हो गया, ये माइनस साइन आ गया। अब बताइएगा फोर्स लग रही है कौन सी बॉडी पर? फर्स्ट वन के ऊपर। फोर्स लग रही है मेरे बेटा कौन सी बॉडी के ऊपर? फर्स्ट वन के ऊपर। कौन लगा रहा है? सेकंड वन। तो फर्स्ट वन के ऊपर फोर्स लग रही है, तो फर्स्ट वन के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो फर्स्ट वन का चेंज निकालेंगे, m के साथ क्या लिखेंगे? 1 यहाँ। फिर बताइएगा फर्स्ट वन, तो ये v1 फाइनल, और ये u1 माइनस, ठीक है? ये फॉर्मूले का माइनस, न्यूटन के थर्ड लॉ। आप बताओ बेटा, ये t से t कैंसिल हो गया, m2 v2 से मल्टीप्लाई होगा, m2 v2 प्लस माइनस माइनस m2 u2, इक्विवेलेंसी का सिंबल, ये माइनस साइन, माइनस प्लस माइनस, ठीक है? ये m1 v1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 v1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये m1 u1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब मेरे बेटा ये जो माइनस वाला m1 v1 है, इसको मैंने इक्वेशन की इज इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पर भेज दिया,
तो बताएं उधर जाने के बाद ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस m1v1 फिर प्लस m2v2 इक्विवेलेंसी। फिर बताएं m1u1, ये माइनस जब इधर आएगा तो बेटा ये माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बताएं m1v1 प्लस m2 किसके बराबर है, m1u1 प्लस m2u2। मतलब ये पूरी टर्म किसके बराबर है, इसके बराबर है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो आप पहले इसको लिख सकते हैं और बाद में इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए पूरी टर्म a है और ये बराबर है b है। अगर a बराबर है b के तो क्या b बराबर a के नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कहां पर बराबर होती है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये पूरी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कहां पर चलती है मेरे बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम में। अब बताइएगा, अब तमाम स्टूडेंट बताएं, तमाम स्टूडेंट सेकंड लास्ट स्टेप जो हमारे बच्चों ने पूछा था, हसन अब्बास बेटा क्लियर है, ठीक है। तो बेटा ये हमारा पूरा न्यूटन का लॉज ऑफ यूनिवर्स सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक न्यूमेरिकल है जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो एक न्यूमेरिकल हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट जो हैं वो किताब निकाल लीजिए। तो बेटा तमाम स्टूडेंट्स किताब निकालने में थोड़ा सा न्यूमेरिकल आपको समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फिर कल से हम यहाँ से आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। जी बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल आया हुआ है और वो न्यूमेरिकल है हमारे पास पेज नंबर है बुक का 94 और 95। पेज नंबर बुक का है 95 और न्यूमेरिकल नंबर है 11। पेज नंबर 95 प्रॉब्लम नंबर 11। पेज नंबर 95 पेज नंबर 95 प्रॉब्लम नंबर 11। पेज 9। जी बेटा पेज नंबर 95 और प्रॉब्लम नंबर है 11। पेज नंबर 95 पे है प्रॉब्लम नंबर 11। बेटा इस प्रॉब्लम के अंदर जो है एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ है, इसमें कहा हुआ है कि एक 100 ग्राम की बुलेट है। बहुत तवज्जो सुनिएगा बेटा, एक 100 ग्राम की बुलेट है, 100 ग्राम की एक बुलेट है मेरे बेटा, बुलेट का मास, और उसको फायर किया जा रहा है गन से। ये बेटा आपके पास बी फॉर बुलेट हो गई, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं हम, दिस इज कॉल्ड जी फॉर गन। तो बेटा 100 ग्राम की बुलेट को हम फायर कर रहे हैं 10 किलोग्राम की गन से। तो बेटा मैं बुलेट के मास को m1 मान लेता हूं और गन के मास को क्या कर लेता हूं, m2 मान लेता हूं। बेटा मुझे एक बात बताओ, गन से जो है बुलेट फायर्ड होगी, जब गन से बुलेट फायर्ड होगी तो गन का जो बाकायदा जो ट्रिगर होता है, गन के अंदर एक ट्रिगर होता है मेरे बेटा, एक मेटल की जो है वो रॉड होती है, वो बुलेट से आगे टकराती है। तो बेटा जब गन का ट्रिगर इनसाइड ठीक है, जब गन का ट्रिगर इनसाइड बुलेट से जाके टकराएगा तो बुलेट आगे की तरफ जाएगी। जैसे तुम स्नूकर बोर्ड पे स्टिक से जो है बेटा, तुम स्टिक से जो है बॉल को ऐसे हिट करते हो स्टिक से, तो बॉल आगे की तरफ जाती है। तो स्टिक जब टकराती है बॉल से तो क्या होता है बेटा, कोलिजन होता है। कोलिजन का मतलब क्या है, तसादुम, टकराव होगा। तो स्टिक का मोमेंटम किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, बॉल के अंदर। तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि
हमारे पास 100 ग्राम की बुलेट है, 100 ग्राम की बुलेट है, सिर्फ सवाल समझा रहे हैं, ठीक है। 100 ग्राम की बुलेट है, उसको फायर किया जा रहा है 10 किलोग्राम की गन से। 100 ग्राम की बुलेट को मैं 10 किलोग्राम की गन से जो है वो क्या कर रहा हूँ, फायर कर रहा हूँ। बताइएगा फायर करने से पहले इनिशियल वेलोसिटी जो होगी बुलेट की, बेटा जब गन के अंदर बुलेट लोड है, कॉमन सेंस, जब गन के अंदर बुलेट लोड है तो गन की बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। और बताइए गन की इनिशियल वेलोसिटी को मैं मान लेता हूँ, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी को u1 कह देता हूँ और गन की इनिशियल वेलोसिटी को u2 कह देता हूँ, दोनों को 0। बेटा जब 0 एज अ मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा तो उसके बाद कोई यूनिट नहीं लिखा जाता, जैसे वेलोसिटी का यूनिट मैं लिख रहा हूँ मीटर पर सेकंड, तो वो नहीं लिखा जाता। तो बेटा 0 का तो मतलब है ना वो टर्म मैग्नीट्यूड है ही नहीं, तो इसलिए यूनिट लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे बेटा 100 ग्राम की बुलेट है, उसको 10 किलोग्राम की गन से फायर किया जा रहा है। गन का इंटरनल मैकेनिज्म जो है बुलेट से आके क्या होगा, टकराएगा। तो जब वो टकराया तो कोलिजन हुआ, तो इसलिए कोलिजन की वजह से और बुलेट सीधी जाएगी। सीधा जाना क्या है, लीनियर मोमेंटम, स्ट्रेट लाइन में। तो मेरे बेटा ये सवाल भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे कर रहा है। तो अगर मैं आपके सामने कहूँ हम डेटा बना लेते हैं, तो बेटा अगर मैं ऐसे डेटा बनाऊंगा तो डेटा में सबसे पहले हमारे पास जो चीज मौजूद है उसको हम गिवन कर देंगे। तो मेरे बेटा क्या लिखूं बताइएगा, मास ऑफ द बुलेट। बेटा जो बुलेट का जो मास है, मास ऑफ द बुलेट, पता है उसको मैं क्या कहूंगा, m1 कहूंगा। और वो m1 कितना है, 100 ग्राम। ठीक है मेरे बेटा, ग्राम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, किलोग्राम होता है, तो ग्राम से किलोग्राम जाएंगे। तो जब भी ग्राम से किलोग्राम जाते हैं तो बेटा डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, 1000। तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो बताएं 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। मेरे बेटा 1 डिवाइड बाय 10 का मतलब होगा, कैलकुलेटर है आपके पास, यानी कि बुलेट का मास हो गया 0.1 kg। m1 का मतलब हो गया बुलेट, और मास ऑफ द गन, मास ऑफ द गन, बेटा जो गन है, ठीक है, उसके मास को आई जस्ट अज्यूम दैट, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, m2। और जो बेटा गन के मास को मैंने m2 कहा है, और बताइए गन जो है उसका मास कितना है, 10 किलोग्राम। ठीक है मेरे बेटा, अब इनिशियल वेलोसिटी, अब इनिशियल वेलोसिटी, बेटा जैसे क्लास का टाइम खत्म हो गया है, खत्म हो रहा है, तो मैं सिर्फ डेटा बनवा रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन, बेटा गन की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको आप क्या कहेंगे, u1, जो किसके बराबर होगी, 0 के, क्योंकि फायर होने से पहले बुलेट किस फॉर्म में होगी, रेस्ट। इसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन नहीं, बुलेट, बुलेट 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बुलेट को, और 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गन को। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन u2, वो भी क्या है, 0। बताएं फायर करने से पहले बुलेट की वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी, और गन जो है वो इंटरनली रुकी भी है, कोई उसकी मशीन अंदर से काम ही नहीं कर रही। इज इट क्लियर? पहले बताओ यहाँ तक डेटा सबको समझ में आ गया? कल आगे यहीं से बात करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स जल्दी बताइए। हाँ भाई तमाम स्टूडेंट, सुमाइका बेटा, हानिया, हमना, तमाम स्टूडेंट्स, फाइज, अली अहमद, आमना आमिर, अहमद खान, अली अहमद, तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? हसन अब्बास, एम महद, मानूर फातिमा, सुमाइका, आयशा ने भी कह दिया यस सर। तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है मेरे बेटा, तो कल यहीं से आगे इस सवाल को न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे। अभी ये न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं है, सिर्फ डेटा बनवाया है। कल मैं यहीं से बात करूंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल को करने के बाद हम इससे टॉपिक पे आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक तक जो है इस चैप्टर 3 को वाइंड अप कर देंगे विद 30 ईयर पास्ट पेपर्स। ठीक है मेरे बेटा, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।